मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उस टॉपिक का नाम है डिटरमाइनर। और आज की क्लास हमारी बेहतरीन क्लास रहने वाली है। आज हम डिटरमाइनर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर। तो जानते हैं कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो देखना, डिटरमाइनर वह शब्द होता है जो संज्ञा से पहले आता है। हमने आर्टिकल पढ़े थे। आर्टिकल भी क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। और जो आर्टिकल होते हैं वो भी डिटरमाइनर का ही पार्ट होते हैं। तो डिटरमाइनर और आर्टिकल दोनों संज्ञाओं से पहले लगते हैं। तो देखना, डिटरमाइनर वह शब्द होता है जो संज्ञा से पहले आता है और यह स्पष्ट करता है कि वह संज्ञा किस बारे में है, कितनी है और किसकी है, कौन सी है आदि। तो वो होता है डिटरमाइनर। अब आप देखना, डिटरमाइनर के कुछ रूल होते हैं। डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आता है। हमें पता है डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आता है। एक एग्जाम्पल देख लेना, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो इसके अंदर आपको डिटरमाइनर नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप देखना, माई माई क्या है, माई यहाँ एक डिटरमाइनर है। बुक क्या है, बुक यहाँ एक नाउन है। तो नाउन के जो पहले आ रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिटरमाइनर। इज इसके अंदर क्या है, इज इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। ओन इसके अंदर प्रीपोजिशन है। द इसके अंदर आर्टिकल है। और टेबल है, टेबल भी एक नाउन है। तो इसके अंदर माई भी क्या है, डिटरमाइनर का काम कर रहा है। और दे भी क्या, डिटरमाइनर या आर्टिकल का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों साथ साथ आ सकते हैं। देखो, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण। दोनों साथ साथ आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखना, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर फॉर यू। इसके अंदर देखना, दीज तो क्या है, दीज तो यहाँ है डिटरमाइनर। और ब्यूटीफुल क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। फ्लावर्स यहाँ क्या है, नाउन है। आर हेल्पिंग वर्ब है। फोर प्रीपोजिशन है। यू यहाँ नाउन या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक प्रोनाउन हो रहा है यहाँ। अब आप दोबारा से देखना, दीज दीज इसके अंदर क्या है, एक डिटरमाइनर है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों साथ साथ आ सकते हैं। फ्लावर क्या है, ये एक नाउन है। हम आगे चलते हैं। हम दोनों बात समझ चुके हैं कि डिटरमाइनर हमेशा नाउन के पहले आते हैं और डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों साथ साथ भी आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले डिटरमाइनर होते कौन कौन से हैं। डिटरमाइनर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला देखो आर्टिकल। आर्टिकल एक डिटरमाइनर का ही पार्ट है। हम आर्टिकल पढ़ चुके हैं, ए एन द, तीनों आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। ये किसका पार्ट है, डिटरमाइनर का पार्ट है। दूसरे डिटरमाइनर होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कौन से होते हैं, चार होते हैं। दिस दैट दीज दोज। दिस यानी यह है, दैट यानी वह है, दीज यानी ये है, बहुवचन है, दोज यानी वो है, ये भी बहुवचन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी होते हैं। तो दिस दैट दीज दोज क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। आगे देखना, पजेसिव में माय, योर, हिज, हर, आवर, देर, ये सारे पजेसिव डिटरमाइनर हैं। क्वांटिफायर कौन से होते हैं, सम हो गया, एनी हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, आल हो गया। और नंबर भी 1 2 3 फर्स्ट, ये भी क्या है, अगर ये नाउन के साथ आते हैं तो ये भी क्या है, ये भी डिटरमाइनर का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर कौन से होते हैं, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। और इंटेरोगेटिव में देखना, व्हाट, विच, हुज, ये सारे क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं। हमें कोई ये नहीं पूछेगा कि डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, हमें तो इनका प्रयोग करना आना चाहिए कि कौन से डिटरमाइनर का क्या प्रयोग होता है, और वो प्रयोग ही एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं। तो चलते हैं हम डिटरमाइनर की तरफ। आज का हमारा पहला डिटरमाइनर हम पढ़ेंगे सम। आज क्या पढ़ेंगे, सम के बारे में पढ़ेंगे।
अब आप अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखना। अगर आज आपके डिटरमाइनर समझ में आ गए तो आपके 1 नंबर पक्का है, आपके कभी डिटरमाइनर गलत नहीं होने वाले। तो देखना, पहला है सम। सम का मतलब क्या होता है हमें हमें पता है। सम का मतलब होता है कुछ या निश्चित मात्रा, यानी सम का मतलब होता है कुछ निश्चित मात्रा। अब कोई मात्रा है वो कुछ है, यानी उसकी अस्पष्ट संख्या है या मात्रा को दर्शाता है। ये संख्या या मात्रा कैसी है? अस्पष्ट है, हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, कितनी मात्रा है। तो आपको याद हो गया होगा कि सम का अर्थ क्या होता है, कुछ या कुछ निश्चित मात्रा। अब देखो, यह अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। सम है ना, वो काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अनकाउंटेबल होता है तो वो सिंगुलर होता है, और जो काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल रूप में आता है। अब एक बार देखना, पहला एग्जाम्पल देखो आप, आई नीड सम वाटर। अब यहाँ वाटर दे रखा है। वाटर क्या है? वैसे तो एक नाउन है, लेकिन ये एक मात्रा बता रहा है। लेकिन कितना पानी चाहिए, यानी कुछ पानी चाहिए। तो आई नीड सम वाटर, तो वाटर एक मात्रा बता रहा है, निश्चित नहीं है। तो हमने इसमें क्या लगा दिया? सम लगा दिया। देखो, सी बोट सम एप्पल्स। एप्पल्स क्या बता रहे हैं? ये मात्रा नहीं, ये संख्या को बता रहे हैं। तो इसके पहले भी क्या सम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सम का अर्थ है कुछ निश्चित मात्रा, यह अस्पष्ट संख्या या मात्रा दोनों को दर्शाता है। अब आप देखना, एक अलग ही ट्रिक है। सम सम को हम देखते हैं। सम यानी एस से श्योर होता है, यानी पॉजिटिव। ओ से ओफरिंग यानी प्रस्ताव। एम से मोस्टली। ई से इजी यानी सकारात्मक। ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं है ज़्यादा आपके। आप तो इतना याद रखो, सम का प्रयोग कहाँ होता है? पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के अंदर होता है। और ऑफरिंग यानी जहाँ ऑफर किया जाता है, कोई गिफ्ट या कोई ऑफर किया जाता है, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। तो चलो देखते हैं नियम को। पहला नियम, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन रही है, आप ध्यान से देख लेना कि सम का प्रयोग पक्के पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। यानी सम का प्रयोग पक्के पॉजिटिव यानी सकारात्मक, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में होता है। यानी जो नॉर्मल वाक्य होता है उसके अंदर किसका प्रयोग होता है? सम का प्रयोग होता है। देखो, आई हैव सम टाइम। अब वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। दोनों के साथ आ रहा है तो हमें इतना याद नहीं रखना। हमें तो इतना याद रखना है कि सम का प्रयोग कहाँ होता है? पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में। पहली बात यहाँ से याद रखनी है आपको कि सम का प्रयोग पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, आई हैव सम फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल टाइम वाला मैंने दिया है मात्रा का, और फ्रेंड्स वाला मैंने दिया है संख्या का। दोनों हम ऊपर भी देख चुके हैं, तो आपको पता चल गया था कि ये नॉर्मल साधारण वाक्य हैं। तो इनके अंदर किसका प्रयोग कर दिया हमने? सम का प्रयोग कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखना, सम का प्रयोग तब होता है जब आप ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट रूल है, सम का प्रयोग तब होता है जब आप या तो कोई कुछ ऑफर कर रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। यानी ऑफरिंग आया था ना, प्रस्ताव। तो सम का प्रयोग तब होता है जब या तो आप कुछ ऑफर करते हो या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। देखना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने का प्रयास करना। वुड यू लाइक सम जूस? क्या आप जूस लेना चाहोगे? यानी कोई ऑफर कर रहा है आपको जूस, तो इसमें किसका प्रयोग कर दिया? सम जूस। वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? ये वुड है यहाँ कैन है और कुड है, इन सब का प्रयोग करते हैं हम रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए। याद रखना, ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल था, वुड यू लाइक सम जूस, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक सम वाटर। यानी ये जो वाक्य होते हैं वुड वाले, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है या ऑफर किया जाता है, उसके अंदर हमें सम का प्रयोग करना है। दूसरा देखो, कैन आई हैव सम वाटर? क्या मैं पानी ले सकता हूँ? ये क्या है? इसके अंदर भी रिक्वेस्ट या ऑफर की बात आ रही है। तो कैन आई गेट सम हेल्प?
मे आई टेक सम रेस्ट। तो आप क्या समझे, वुड से शुरू हो सकते हैं, कैन से शुरू हो सकते हैं, मे से शुरू हो सकते हैं, और ये सारे देखो क्या है, कोई ना कोई प्रश्नवाचक वाक्य हैं। वैसे तो सम का प्रयोग कहाँ हो रहा था, पॉजिटिव अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में हो रहा था, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करें तो उसमें कब हो रहा है, जब हम ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनता है जिसमें हम ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सम का प्रयोग करते हैं। दोनों बात आपको याद हो चुकी होगी। पहला तो साधारण वाक्यों में तो सम का प्रयोग होता ही है, दूसरा ऑफर या रिक्वेस्ट की बात चाहे वो प्रश्न में ही क्यों ना आए तब वहाँ हम सम का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में आमतौर पर एनी का प्रयोग होता है। देखो साधारण वाक्यों में तो हमेशा सम का प्रयोग होता है, और नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में आमतौर पर सम का प्रयोग नहीं होता, एनी का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यस की उम्मीद हो तो सम लगा सकते हैं, यानी सम का प्रयोग उन सवालों में होता है जहां उत्तर हाँ की उम्मीद हो। आप दो चीज़ें याद रखना। पहली चीज़, इसके दो ही पॉइंट हैं। पहली, सम का प्रयोग कहाँ करेंगे, अफर्मेटिव साधारण वाक्यों में करेंगे जहाँ कुछ निश्चित मात्रा की बात होगी। दूसरा कहाँ करेंगे, नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों में। वैसे तो किसका प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट की बात आ रही है या उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें उत्तर भी किस में आने का संभावना है, हम में जवाब आने का संभावना है, इसलिए वहाँ क्या लगाते हैं, हम सम लगाते हैं। यानी इसमें देखो यस की उम्मीद हो तो यही तो अर्थ हो गया, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके उत्तर किस में आएगा, वो इस हाँ ही बोलेगा। हम किसी को कह रहे हैं आप चाय लेना चाहोगे तो वो कहेगा हाँ, उसके उत्तर हाँ में आने की संभावना ज़्यादा है। तो सम का प्रयोग साधारण वाक्यों में और प्रश्नवाचक और नेगेटिव वाक्यों में कब करते हैं, जब कोई ऑफर या रिक्वेस्ट की बात हो या उत्तर हम में आने की उम्मीद हो। वैसे नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, सम और एनी। इसको आप इतना याद रख लेना, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब देखो सामान्य प्रश्न और नकारात्मक वाक्य। कोई सामान्य प्रश्न है लेकिन वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। सामान्य प्रश्न है, न कोई ऑफर है न कोई रिक्वेस्ट है, तो हमें क्या लगाना है, सम नहीं लगाना है, क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न तो सामान्य है और नकारात्मक है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में तो क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। लेकिन ऑफर और रिक्वेस्ट आते ही क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। लेकिन जब उम्मीद हाँ की हो या विनम्रता की हो तो सम भी लगा सकते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा, डू यू हैव सम मनी। डू यू हैव सम मनी, ये सवाल गलत है। क्यों, देखो गलत है क्योंकि ये सामान्य सवाल है। डू यू हैव सम मनी, ये तो कोई सामान्य सवाल है और है कैसा, प्रश्नवाचक है। इसमें कोई ऑफर या रिक्वेस्ट की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ एनी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता, डू यू हैव एनी मनी। अब इसमें देखना, डू यू हैव एनी मनी, ये बिल्कुल सही है। आगे देखना, आई डोंट हैव सम वर्क, ये भी गलत है क्योंकि ये साधारण वाक्य है और ये आकर ऐसे आई डू नॉट यानी नकारात्मक है। साधारण वाक्य है और नकारात्मक है, तो इसमें हम सम कैसे लगा सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता, आई डू नॉट हैव एनी वर्क। आप दोनों चीज़ों को समझ चुके होंगे। पहली बात तो ये कि अगर साधारण वाक्य है तो उसमें सम लगेगा, अगर साधारण वाक्य है और नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो उसमें एनी लगेगा, और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, तो हम उसमें सम लगा देंगे। ऑफर या रिक्वेस्ट आप इससे अर्थ लगा सकते हो कि प्रश्न शुरू किससे होगा, वुड से हो सकता है, कैन से हो सकता है, मे से हो सकता है। आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब देखना, एनी को भी साथ में देख रहे हैं तो देख लेते हैं। जब वाक्य नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो या प्रश्नवाचक हो तब किसका प्रयोग करते हैं, एनी का। देखो नो यानी नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। क्वेश्चनवाचक वाक्य है तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। कोई जनरल चॉइस है, एनी, कोई भी जनरल चॉइस है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। एनी का मतलब देखो क्या होता है, कोई भी या थोड़ा भी नहीं। एनी का क्या अर्थ होता है, कोई भी या थोड़ा भी नहीं। तो नेगेटिव और प्रश्नवाचक में तो एनी, ये दोनों तो याद हो गए। एक जनरल चॉइस में भी हम एनी लगाते हैं। कोई जनरल चॉइस भी बात कर रहा है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, तो कोई भी, जब भी कोई भी का अर्थ निकले तो वहाँ भी क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। देखना एक बार,
पहला पॉइंट देखना, जब वाक्य नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो। क्वेश्चन देखना, आई डू नॉट हैव एनी मनी, हम पढ़ चुके हैं मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, यानी को थोड़े भी पैसे नहीं हैं, तो हमने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। आई डू नॉट नीड एनी वाटर, डू नॉट आ रहा था, साधारण वाक्य था, तो एनी लगा दिया, बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा देखना, डू यू हैव एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। इसमें हमसे चॉइस पूछ रहा है, ये एक जनरल चॉइस है और पर्सन भी कैसा है, प्रश्नवाचक है, क्या तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं, तो इसमें एनी लगा दिया हमने। डिड सी ब्रिंग एनी फूड, ये भी एक जनरल चॉइस है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। तो आप समझ चुके होंगे साधारण वाक्यों में एनी का प्रयोग कब करते हैं, जब जनरल चॉइस की बात होती है, और वैसे नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ऑफर और रिक्वेस्ट की बात आएगी तो उसमें सम का प्रयोग करेंगे। अब देखना दूसरा पॉइंट, एनी, एनी का अर्थ होता है कोई भी। इन पॉजिटिव साधारण वाक्यों में या जनरल चेंज में वही बात है, जनरल चॉइस की बात करें, जब अर्थ निकले कोई भी, तब वहाँ क्या लगा देंगे हम, एनी लगा देंगे। देखो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो यहाँ कोई भी का अर्थ निकल रहा था, इसलिए कोई एनी लगा दिया। यू कैन चूज ऑफ द बुक्स, आप इनमें से कोई भी बुक चूज कर सकते हो, तो इसमें भी क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। यू कैन चूज एनी कलर, तुम कोई भी रंग चुन सकते हो, कोई भी का जब भी जनरल चॉइस में आए तब हम इसमें एनी लगा सकते हैं। तो ये तीनों बातें आप याद रखना, यानी कोई भी का अर्थ आए तो आप साधारण वाक्यों में जनरल चॉइस की बात करें तो एनी लगा दो, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में तो एनी लगेगा ही, लेकिन जब ऑफर या रिक्वेस्ट की बात आ जाएगी तो आप सम लगा देना, और वैसे साधारण वाक्य हो तब भी आप सम लगा सकते हो जब उसमें कोई भी का कोई जवाब नहीं आए। आगे चलते हैं। अब आगे देखना आप, नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, देखो एक बार, नकारात्मक किसी में जिसमें नोट आ रहा है या नो आ रहा है वो तो नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं वो भी क्या नकारात्मक ही भाव देते हैं, वो भी नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। जरूर नहीं उस वाक्य में नोट आए, लेकिन ऐसे शब्द आते हैं वो भी नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखना, एक तो नोट आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, नो बॉडी आ जाए, हार्डली आ जाए, स्केरली आ जाए और बेरली आ जाए, ये सारे शब्द आपको कहीं भी दिखे तो वो वाक्य कैसा होता है, नेगेटिव। एक बार दोबारा देख लो, नोट नो तो याद है, नेवर यानी कभी नहीं ये भी याद है, अब एक नो बॉडी भी याद है, इसमें नो आ रहा है, तो आप तीन शब्द याद रखना, हार्डली, स्केरली और बेरली। हार्डली, स्केरली और बेरली शब्द भी जहाँ आएंगे वो वाक्य भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल देखना, वी बेरली हैव एनी टाइम लेफ्ट, देखो बेरली है नेगेटिव वाक्य है, नॉर्मल वाक्य है तो एनी का प्रयोग कर दिया, क्योंकि बेरली किसका बता रहा था, नेगेटिव सेंस दे रहा था। तो हार्डली, स्केरली, बेरली, देखो हमारे पास शायद ही कोई समय बचा है तो एनी का प्रयोग कर दिया था। तो तीनों शब्द याद रखना, हार्डली, स्केरली, बेरली। अब तीसरा एनी में देखो, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य कौन से होते हैं, जो इफ से स्टार्ट होते हैं, जो इफ से स्टार्ट होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, इफ़ यू नीड एनी हेल्प टेल मी, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ, एनी हेल्प। इफ़ यू सी एनी मिस्टेक करेक्ट इट, अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सही कर लो। तो दोनों कौन से सेंटेंस हैं, दोनों कंडीशनल सेंटेंस हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी हम इफ का प्रयोग कर सकते हैं, इसका एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। अब मैं एक डायरेक्ट समरी लेकर आया हूँ सम और एनी को दोबारा समझने की, जिसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, पहला देखो, सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। एक सकारात्मक वाक्य है तो किसका प्रयोग करेंगे, जो है टिक लगा हुआ है, यानी सम का प्रयोग करेंगे। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, जहाँ इसका जिसमें ऐसा शब्द आए कोई भी, यानी वहाँ कोई भी का कोई अर्थ निकले तो वहाँ हम एनी लगा सकते हैं, वरना सभी पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कभी नहीं होता है, क्रॉस लगा रखा है, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। और क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक में सम का प्रयोग नहीं होता है,
एनी का प्रयोग होता है। यानी नेगेटिव और प्रश्नवाचक में तो हमेशा किसका प्रयोग करना है, एनी का प्रयोग करना है। पॉजिटिव में सम का करना है, लेकिन कोई भी करता है तो एनी का भी कर सकते हैं। अब देखो ऑफर और रिक्वेस्ट में वाक्य चाहे प्रश्नवाचक हो, लेकिन ऑफर और रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, एनी का नहीं करेंगे। और यूज इन कंडीशनल, और कंडीशनल सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, एनी का करते हैं, सम का यूज नहीं करते हैं। सम का अर्थ होता है कुछ और एनी का अर्थ होता है कोई भी या बिल्कुल नहीं। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा वो इसी एक ही स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप सम और एनी को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई इसमें दिक्कत है। आपका कभी सम और एनी को लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिटरमाइनर है आल। अब हम आल के बारे में पढ़ेंगे। आल एक डिटरमाइनर या प्रोनाउन होता है जो किसी समूह है, वस्तुओं या मात्रा के पूरा या सभी को दर्शाता है। आल का मतलब क्या होता है, सभी, पूरा या संपूर्ण। आल यानी क्या होता है, सभी होता है या पूरा या संपूर्ण होता है, ये तो हम जानते हैं। अब इसके नियम देख लेना। आल के बाद अगर नाउन आता है तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। आल यानी सभी होते हैं तो आल के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल भी आ सकता है, यानी गिनने योग्य भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखना आप, आल शुगर इज स्वीट। शुगर कैसा है, एक अनकाउंटेबल है, तो शुगर के पहले क्या लगा दिया, आल, तो आल शुगर इज स्वीट। आल बॉयज आर प्लेइंग। बॉयज कैसे हैं, काउंटेबल हैं, सभी लड़के खेल रहे हैं। तो आल के बाद नाउन काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। जब नाउन से पहले आर्टिकल द या पजेसिव माय हिज देर हो तो आल ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब इसका याद रखना, जब नाउन के पहले आर्टिकल क्या आ सकता है, अगर द आर्टिकल आ जाए नाउन के पहले, या कोई पजेसिव आ जाए, जैसे माय आ जाए, हिज आ जाए, देर आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे, आल ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी आल का प्रयोग नहीं होगा। आल का प्रयोग तो कहाँ करते हैं, जिसमें सभी का सार आए, यानी सभी या संपूर्ण ऐसा कोई अर्थ निकले। लेकिन जब आर्टिकल के पहले द आ जाए और माय हिज देर पजेसिव आए तो वहाँ आल ऑफ का प्रयोग होता है। देखना एग्जाम्पल, आल ऑफ द बुक्स वर डैमेज्ड। यहाँ देखो बुक्स क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल क्या आया था, द आया था। अगर नाउन के पहले आर्टिकल द आ रखा है तो उसमें आल और ऑफ का प्रयोग होगा। अब आप देखना, अगर ऑप्शन में आल ऑफ नहीं दे रखा है तो यहाँ आल नहीं आएगा। यानी अगर आर्टिकल द आ रहा है नाउन से पहले तो वहाँ आल ऑफ का प्रयोग होगा। आल ऑफ माय वर्क, वर्क एक नाउन है, इससे पहले देखना वर्क यहाँ नाउन का काम कर रहा है, तो माय क्या आ रहा है, माय पजेसिव आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या लगा दिया, आल ऑफ लगा दिया। तीसरा देखना, प्रोनाउन के साथ हमेशा आल ऑफ लगता है। प्रोनाउन देखो, आल ऑफ एस आ जाए, यू आ जाए, देम आ जाए, तो तीनों के साथ ही क्या लगेगा, आल ऑफ। यानी नाउन के पहले द आ जाए तो भी आल ऑफ लगाना है, और पजेसिव आ जाए माय हिज देयर तो भी ऑफ लगा, आल ऑफ ही लगाना है, और प्रोनाउन आ जाए तब भी हमें आल ऑफ ही लगाना है। यानी अगर ऑफ आ रहा है तो आप उसमें आल लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसको एक बार ज़रूर देखना कि आगे प्रोनाउन आ रहा है या आगे कोई आर्टिकल प्लस नाउन आ रहा है या पजेसिव प्लस नाउन आ रहा है। तो आल के बारे में आप समझ चुके होंगे। आल का अर्थ याद रखना, सभी या पूरा या संपूर्ण। आगे चलते हैं। इसमें एक तो आल का प्रयोग देख चुके हैं, एक आल ऑफ का प्रयोग भी हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं। आल तो एक इजी था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ था नहीं। आल जहाँ वाक्य, एक साधारण वाक्य में आपको दिखे कि सभी का अर्थ आ रहा है तो वहाँ आल लगा देना। अगर ये सब दोनों कंडीशन बन रही हो तो आल ऑफ का प्रयोग कर देना। नेक्स्ट है, अब देखो एक होता है नन। आल यानी तो सभी होता है, नन का अर्थ क्या होता है, हमारे ऑप्शन में भी आता है कई बार नन। नन का अर्थ होता है कोई भी नहीं या कुछ भी नहीं। नन का अर्थ क्या होता है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। नन का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या समूह के लिए किया जा सकता है। नन सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब ले सकता है।
प्रोनाउन के साथ नन ऑफ देम एस यू का प्रयोग होता है। आप तो आल के साथ ही इसको याद रखना। आल यानी तो सभी होता है, लेकिन नन यानी होता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी उसी की तरह नन ऑफ देम, नन एस यू, ये उसी की तरह इसमें भी ऑफ लगता है। देखना एग्जाम्पल, नन ऑफ द फूड वाज ईटन, नन ऑफ देम हेल्पड मी। आप तो आल और नन को ऐसे याद रखना। आल यानी तो क्या होता है, सभी, बस जहाँ सभी का अर्थ निकले वहाँ आल लगा देना। और नन का अर्थ होता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई भी नहीं का अर्थ निकले तो वहाँ नन लगा देना। नेक्स्ट है बोथ। बोथ का अर्थ होता है दोनों। देखो, आल यानी सभी, नन यानी कोई भी नहीं, और बोथ का अर्थ होता है दोनों। बोथ का प्रयोग दो लोगों या चीज़ों के लिए होता है, न कि तीन या अधिक के लिए। बोथ का प्रयोग कब करेंगे, दो लोगों या चीज़ों के लिए। जैसे देखना, बोथ ऑफ द 5 प्लेयर्स, 5 लोगों की बात हो रही है तो बोथ आना तो गलत था। यहाँ देखो, बोथ ऑफ द 2 प्लेयर्स, यानी जब दो लोगों की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, बोथ का प्रयोग करेंगे। आगे देखना, बोथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग होता है, क्योंकि दो की बात करेगा तो ये तो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो नाउन भी कैसा आएगा, बहुवचन में आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। तो बोथ तो होता ही बहुवचन है, दो के लिए होता है, तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही इसमें वर्ब आएगी। देखो, बोथ टीचर आर एब्सेंट, दोनों टीचर ही क्या है, एब्सेंट हैं, बहुवचन आ रहा है, आर, वर्ब बहुवचन में आ रही है। बोथ ऑफ देम वर, ये भी क्या आ रहा है, बहुवचन के अंदर आ रहा है। इससे आपका टेंस भी क्लियर हो रहा है साथ साथ। अब देखो, बोथ ऑफ, बोथ के साथ भी ऑफ लगता है। बोथ ऑफ का प्रयोग तब होता है जब नाउन से पहले द लगता है, दीज, माय, इटीसी, यानी वही सम वाला रूल है, तब बोथ के साथ ऑफ लगा सकते हैं। बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर, बोथ ऑफ द आंसर आर करेक्ट, यानी दोनों आंसर क्या है, करेक्ट हैं। तो तीनों को एक साथ याद रखना। सबसे पहले हमने याद किया सम और एनी को जोड़े के साथ याद किया। अब हमने जोड़े में याद किया है, एक तो आल यानी सभी, नन यानी कोई भी नहीं, और बोथ यानी दोनों। तीनों के आपको अर्थ याद होने चाहिए, तो इनकी मीनिंग अपने आप सही हो जाएंगे। और ऑफ लगा सकते हो तीनों के साथ, वो तीनों के एक ही रूल है। अगर आर्टिकल आ जाए नाउन से पहले, या कोई पजेसिव आ जाए, या प्रोनाउन आ जाए। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आइदर और नाइदर। अब देखो, बोथ, बोथ यानी तो क्या हो रहा था, दोनों की बात कर रहा था, लेकिन एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर। आपने नाम सुना होगा। तो पहला देखो आइदर, आइदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक, पॉजिटिव अर्थ देता है। नाइदर क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, नेगेटिव अर्थ देता है। ध्यान से देखना, आइदर का अर्थ क्या होता है, दोनों में से कोई एक, पॉजिटिव अर्थ देगा क्योंकि दोनों में से एक की बात कर रहा है। नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं, यानी नेगेटिव की बात कर रहा है। अब देखना, आइदर दोनों में से कोई एक, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। एग्जाम्पल देखना, आइदर बॉय कैन विन, दोनों में से कोई भी लड़का जीत सकता है, यानी दो लड़के दौड़ रहे हैं, उसमें से कोई भी एक लड़का जीत सकता है। दूसरा देखना, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर बॉय केम, दोनों में से कोई भी लड़का नहीं आया। तो इनके अर्थ याद रखना, आइदर यानी दोनों में से कोई एक, और नाइदर यानी दोनों में से कोई नहीं। आगे देखना, दोनों के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आती है। इन दोनों के साथ हमेशा देखो, आइदर यानी तो एक की बात कर रहा है, नाइदर भी एक की बात नहीं कर रहा है, नाइदर तो दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये दोनों हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आएंगे, और इसमें वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। आपके जब भी आइदर और नाइदर दिखे तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आएंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगे। अगर आपको प्लूरल वर्ब दिख जाए और प्लूरल ही नाउन दिखे, तो वहाँ अगर ऑप्शन में आइदर और नाइदर है तो आप उनको डायरेक्ट काट देना। तो आइदर और नाइदर दोनों के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। आगे देखना, आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी एक की बात कर रहा है तो यानी गिनने योग्य होगी कोई चीज़ें, तो ये है, इन दोनों का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्रोनाउन के साथ आइदर ऑफ देम और नाइदर ऑफ अस का प्रयोग होता है। अगर प्रोनाउन आ रहा है उस नाउन से पहले,
या प्रोनाउन आ रहा है ना, तो आइदर ऑफ देम लगा सकते हैं, नाइदर ऑफ एस भी लगा सकते हैं। यानी ऑफ का रूल इसके अंदर भी लागू हो रहा है। अब देखो, आइदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। आइदर ऑफ द बुक्स यानी बुक्स से पहले क्या आया, दे आया है, तो इसमें क्या लगा दिया, आइदर ऑफ। अर्थ क्या हुआ, दोनों में से कोई एक किताब उपयोगी है। अब इसमें एक और नियम याद रखना, आप वर्ब के लिए याद रखना, अगर आइदर ऑफ का जब प्रयोग किया जाता है तो इसके बाद भले ही प्लूरल नाउन आ जाए, हमने क्या कहा, इन दोनों से आइदर और नाइदर का प्रयोग तो कहाँ करेंगे, जब सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगी। लेकिन आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ की बात कर रहे हैं, यानी आइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है तब इसके बाद प्लूरल नाउन भी आ जाए, लेकिन वर्ब तो उसके बाद भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। देखना आप इस एग्जाम्पल में, आइदर ऑफ द बुक्स, बुक्स कैसा है, बुक्स में एस लगा हुआ है यानी प्लूरल है, लेकिन बुक्स के आगे देखना इज कैसा आ रहा है, सिंगुलर ही आ रहा है, यानी प्लूरल नाउन के बाद भी कैसी वर्ब आ रही है, सिंगुलर आ रही है। यानी ये किसका नियम है, आइदर ऑफ का नियम है, इनके अनुसार भी डिटरमिनर लगते हैं। तो आपको वर्ब का भी याद रखना है, आइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन पर, ये नाउन है जो बहुवचन भी आ सकता है, लेकिन जो वर्ब यानी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन जब आइदर ऑफ लगेगा तो नाउन तो प्लूरल भी आ जाएगा, लेकिन वर्ब तो उसके अंदर भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आइदर और नाइदर दोनों आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईच और एवरी। अब ईच और एवरी दोनों का अर्थ होता है हर एक यानी प्रत्येक। ईच यानी भी हर एक होता है और एवरी यानी भी होता है हर एक या प्रत्येक, लेकिन प्रयोग और भावना में अंतर होता है। ईच और एवरी वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि इसका अर्थ भी क्या होता है, आइदर और नाइदर की तरह इसका अर्थ भी होता है एक, यानी ईच और एवरी का अर्थ होता है हर एक, तो वर्ब इसमें भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे इज, हैज, ये है सिंगुलर वर्ब, ऐसी ही होती है। तो ईच और एवरी के साथ भी हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और ईच और एवरी का अर्थ क्या होता है, हर एक। अब देखो, ईच का प्रयोग तब होता है जब हम दो या अधिक वस्तुओं या लोगों को अलग अलग देख रहे हो। अब देख लो ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, अर्थ तो दोनों का क्या है, हर एक। अब ईच का प्रयोग तो तब करेंगे जब हम दो या अधिक वस्तुओं या लोगों को अलग अलग या इंडिविजुअली यानी अलग अलग देख रहे हो। जब हम दो या अधिक वस्तुओं को, याद रखना, दो या अधिक वस्तुओं या लोगों को अलग अलग देख रहे हो तो किसका लगाएंगे, ईच। पहले देखना, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यानी हर एक छात्र उपस्थित है। ईच ऑफ द प्लेयर इज रेडी, प्रत्येक खिलाड़ी तैयार है। ऑफ का नियम तो वही सेम है, उसी के अनुसार लगता है। ईच ऑफ द प्लेयर इज रेडी, देखो प्लेयर्स इसमें बहुवचन आ रहा है उसी की तरह, लेकिन इज तो क्या आया, वर्ब तो इसके अंदर हमेशा सिंगुलर ही आएगी। अब देखो, पूर्वानुमान योग्य, यानी ईच का प्रयोग कब करेंगे, जब हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, यानी कोई संख्या निश्चित हो तब किसका प्रयोग करते हैं, ईच का। लेकिन कोई पूर्वानुमान योग्य नहीं हो, यानी कोई संख्या अनिश्चित हो, वहाँ एवरी का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित अनिश्चित क्या समझे आप, देखो यहाँ था ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, यानी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हमें पता है, यानी संख्या निश्चित है, यानी पूर्वानुमान कर सकते हैं, तो इसमें क्या लगा, ईच लगा। लेकिन अगर किसी में कोई संख्या अनिश्चित हो, पूर्वानुमान योग्य नहीं हो, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का। ईच और एवरी का अर्थ तो हर एक होता है और दोनों में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ईच का प्रयोग तो तब करेंगे जब संख्या निश्चित हो या पूर्वानुमान योग्य हो, और एवरी का प्रयोग करेंगे जब संख्या अनिश्चित हो या पूर्वानुमान योग्य नहीं हो। और ईच का प्रयोग कर रहे हैं जब दो या दो से अधिक लोगों वस्तुओं को अलग अलग देख रहे हो। अब देखो, ईच का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ दो या अधिक की बात करेंगे, लेकिन एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ तीन या अधिक की बात करेंगे। देख लो, जहाँ ईच का प्रयोग तो कहाँ करेंगे, दो या अधिक की बात करेंगे, लेकिन एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ तीन या अधिक की बात करेंगे।
और ईच क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं जब हम दो या अधिक को अलग अलग देख। और एवरी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पूरे समूह को एक इकाई की तरह बात करेंगे। यानी अब ईच ऑफ के साथ प्लुरल नाउन आएगा, हम लगा सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ कहीं नहीं होता है। ईच के साथ तो ऑफ वाला प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होते। अगर ईच और एवरी को हमें लगाना है और उसमें ऑफ आ रहा है तो हमें डायरेक्ट ईच लगाना है, क्योंकि एवरी ऑफ कभी नहीं होता। और दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। देखो, ईच का प्रयोग करेंगे दो या अधिक के लिए, एवरी का करेंगे तीन या अधिक के लिए। अलग अलग चीज़ें की बात हो तो ईच लगा दो, पूरे समूह की बात हो तो एवरी लगा दो। ईच ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, एवरी ऑफ कभी नहीं होता है। दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखना, एवरी का प्रयोग तब होता है जब हम किसी समूह के सभी आइटम या पीपल या को लोगों को कलेक्टिवली देख रहे हो। यानी एवरी का प्रयोग कब करेंगे, जब हम किसी समूह के सभी लोगों को समूह के रूप में देख रहे हो। जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रजेंट, सभी स्टूडेंट क्या हैं, प्रजेंट हैं, हम एक समूह के रूप में उनको देख रहे हैं। अब दो उदाहरण नीचे ये देखना आप, एवरी ऑफ द बॉयज इज रेडी। एवरी के साथ ऑफ लगा हुआ है तो ये कैसा है, गलत है। ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी, क्योंकि ईच के साथ एस ऑफ लग सकता है, लेकिन एवरी वाला गलत है, ये बात याद रखना। अब देखो, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे और सिंगुलर ही इसके अंदर वर्ब आएगी। दोबारा वही सारणी है, इसको आप एक बार और देख लो। ईच का प्रयोग कब करते हैं, दो या अधिक के लिए करते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। एवरी का प्रयोग करते हैं तीन या अधिक के लिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। व्यक्ति वस्तु को अलग अलग देखता है, वहाँ ईच लगा दो। और पूरे समूह को एक यूनिटी के रूप में देखता है, वहाँ हम एवरी लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होती है दोनों के अंदर। अब देखो, ईच ऑफ देम लगा सकते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज सही है। ईच ऑफ एवरी ऑफ द देम यह तो गलत होता है, एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। कभी 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 नहीं। देखो, ईच का प्रयोग कब करते हैं, जब समय में कभी कभी की बात हो या कभी नहीं की बात हो। लेकिन एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर, एवरी क्या करता है, नियमितता दिखाता है। यानी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर, इनके अंदर क्या लगाते हैं, हम एवरी का प्रयोग करते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट, जब दो की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। एवरी 5 मिनट्स, 5 की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, एवरी लगा देंगे। इसमें व्यक्तिगत ध्यान यानी अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं, इसमें सामान्य या समूह पर ध्यान दिया जाता है। अब आप ईच और एवरी को भी आसानी से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब बारी है मच। मच का प्रयोग कब करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा है। मच देखो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मच का प्रयोग तब किया जाता है जब चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, जैसे पानी, दूध, पैसा, समय। अब जब भी मच का उदाहरण आएगा और मच और मैनी जब भी आपको देखने के मिलेंगे, तब आप ये ट्रिक लगाना कि मच का प्रयोग तो हमेशा कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। यानी मच का प्रयोग तब किया जाता है जब चीज़ें गिनी नहीं जा सकती। अगर ऑप्शन में मच है और ऊपर जो नाउन दे रखा है वो अगर गिनने योग्य है तो वहाँ मच तो आना ही नहीं है। और अगर वो अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर है, मिल्क है, मनी है, टाइम है, तब हम हमें मच के बारे में सोच सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जहाँ चीज़ें गिनी नहीं जा सकती। आगे देखो, मच के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। याद रखना, मच के साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि जो ये अनकाउंटेबल आएंगे वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर की तरह आएंगे, तो उसके साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो, मच वाटर, वाटर इसमें कैसे दे रखा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे इज आ गया, क्योंकि वाटर कैसा है, एक वचन के रूप में है तो इज आ गया। इज से पहले क्या लगा दिया, मच लगा दिया। यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है और इज सिंगुलर वर्ब है। आप समझ चुके होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल है तो वो वाटर, दूध, पैसा, समय, इन शब्दों के साथ में आएगा। और ये शब्द है ना, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है।
अब देखो, काउंटेबल नाउन के साथ मच नहीं आता, क्योंकि मच तो कहाँ आता है, अनकाउंटेबल के साथ। काउंटेबल नाउन के साथ फिर क्या आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है मैनी। मच और मैनी को साथ साथ याद कर लो कि काउंटेबल नाउन के साथ तो मनी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच आता है। अब मच का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा होता है। मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे देखना, शी डजंट हैव मच टाइम, डू यू गेट मच होमवर्क। ऊपर वाला नेगेटिव था, नीचे वाला इंटेरोगेटिव है, तो मच का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा होता है। आगे देखना, पॉजिटिव सेंटेंस में ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ ज़्यादा कॉमन है। अब देखो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मच का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव यानी सकारात्मक या साधारण वाक्य हो, उसमें हम मच की जगह किसका प्रयोग करते हैं, ए लॉट ऑफ लगा सकते हैं या प्लेंटी ऑफ, ये ज़्यादा सूटेबल है। जैसे एक वाक्य है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, आई हैव मच वर्क, दोनों ही सही है, लेकिन मच की जगह ज़्यादा सही कौन सा लगता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ। अब हम ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन में ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ वर्ड है तो हम सोच लेंगे कि ये तो मच की तरह यूज होते हैं, लेकिन ये शब्द है ही नहीं, तो हमें तो डायरेक्ट मच की तरफ ही जाना है। आगे चलते हैं, ए लॉट ऑफ को देख लो आप एक बार, काउंटेबल, प्लूरल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। ए लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन जैसा भी होगा, वर्ब भी वैसी ही लगेगी ए लॉट ऑफ के बाद। ए लॉट ऑफ मिल्क इज वास्टेड, ए लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग। यहाँ मिल्क था तो इज आ गया, पीपल लोग बहुवचन के रूप में थे तो आर आ गया। देखो, मिल्क अनकाउंटेबल था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, पीपल प्लूरल वर्ब थी तो प्लूरल नाउन था तो प्लूरल वर्ब आ गई। तो ए लॉट ऑफ तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्लूरल दोनों में आ सकते हैं। जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब लगेगी, लेकिन मच के साथ आप याद रखना, हमने अभी बात की थी, मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। अब देखो, मच, मैनी और ए लॉट ऑफ, इन तीनों को याद करने का सिस्टम एक ही बार में याद कर लो। मच कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल यानी गिनी नहीं जा सके, यानी मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल यानी न गिनने योग्य, नेगेटिव और क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ काउंटेबल यानी गिनने योग्य बात होगी, तो गिनने योग्य होगी तो प्लूरल होगी, वो प्लूरल होगी, वही नेगेटिव और क्वेश्चनवाचक वाक्यों में करते हैं मैनी का प्रयोग। लेकिन वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, क्योंकि काउंटेबल है तो वो गिनने योग्य है, गिनने योग्य है तो वो प्लूरल होगी, प्लूरल होगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन इन दोनों के ही जब पॉजिटिव वाक्यों की बात करेंगे तो उसमें तो क्या लगा देते हैं, ए लॉट ऑफ। लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चनवाचक वाक्यों में अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब के साथ मच लगा दो, और काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब के साथ मैनी लगा दो। आप मच, मैनी, ए लॉट ऑफ तीनों को समझ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मच और मैनी। मच मात्रा बताएगा यानी अनकाउंटेबल की बात करेगा, मैनी संख्या बताएगा यानी काउंटेबल की बात करेगा। तो मच में सिंगुलर वर्ब आएगी, मैनी में प्लूरल वर्ब आएगी, और ये दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन के अंदर बिल्कुल मिलेंगे देखने को। अब देखो, मैनी की बात कर लेते हैं थोड़ी। मैनी कब लगता है, मैनी प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे बुक हो गई, पेन हो गई, कार्स हो गई, एप्पल्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, इन सब के साथ मैनी लगाते हैं। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हम मैनी को तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो, दो और होते हैं, एक होता है मैनी ए और एक होता है मैनी एन। मैनी का प्रयोग तो कहाँ कर रहे हैं, बहुवचन के साथ। अब ए यानी और एन यानी क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल में, एक होता है, तो मैनी ए, बहुत सारे एक या बहुत सारे एक, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा होगा इसका। तो जो ए और एन आता है ना, तो ये कहाँ आता है, ये काउंटेबल तो होगा, लेकिन अगर सिंगुलर की बात करें यानी प्लूरल नहीं है, तो वहाँ मैनी ए या मैनी एन लगा सकते हैं। आप तो जब लगाओगे जब ऑप्शन में मैनी ए और मैनी एन आएगा। अगर बाई चांस ऑप्शन में मैनी ए और मैनी एन आ जाए, तब आप देख लेना कि काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो भी मैनी का प्रयोग ए और एन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसे सिंगुलर बना देंगे। लेकिन वैसे मैनी का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ।
अब 3-4 शब्द और देख लेना आप साथ ही। मनी, एक मनी शब्द आता है। ये मनी शब्द कैसा होता है? मनी शब्द होता है अनकाउंटेबल, यानी गिनी नहीं जा सकती। टाइम आता है, टाइम भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है, लेकिन टाइम में एस लग जाए, टाइम्स आ जाए, ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। ये बार यानी कितनी बार, इससे ऐसा अर्थ निकलेगा इसमें। सेकंड, यूनिट, ये कैसे, सेकंड, मिनट कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। टाइम्स भी कैसा होता है? काउंटेबल होता है। लेकिन याद रखना, मनी आए, टाइम आए, ये दोनों कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं। तो मनी और टाइम के साथ अनकाउंटेबल है तो मच आ जाएगा। टाइम्स और सेकंड और मिनट के साथ मनी भी मनी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेवरल। सेवरल का अर्थ क्या होता है? कुछ या काफ़ी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर पता नहीं या बताया नहीं जाता। सेवरल होता है, सेवरल का मतलब होता है कुछ या काफ़ी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता। यह काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होता है। सेवरल का प्रयोग कहाँ करेंगे? काउंटेबल होगा और प्लूरल यानी बहुवचन नाउन के साथ प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखना, सी हैज़ रीड सेवरल बुक्स ऑन हिस्ट्री। सी हैज़ रीड, उसने इतिहास पर कई किताबें पढ़ी है। तो कुछ या काफ़ी या कई किताबें पढ़ी है। तो सेवरल बुक्स, तो सेवरल का अर्थ क्या होता है? कुछ या काफ़ी या कई। लेकिन इसमें देखो सेम कैटेगरी की बात की जाएगी। उसने किस पर कई किताबें पढ़ी है? उसने इतिहास पर ही कई किताबें पढ़ी है, यानी उसने इतिहास कैटेगरी की ही कई किताबें पढ़ी है। तो देखो ना, हम दो साथ पढ़ रहे हैं, एक तो सेवरल है, एक वेरियस है। तो सेवरल का अर्थ होता है कुछ, काफ़ी या कई। ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे उसने इतिहास पर कई किताबें पढ़ी, सी हैज़ रीड सेवरल बुक्स ऑन हिस्ट्री। तो इसमें सेम कैटेगरी की बात की जा रही है। याद रखना, अगर सेम कैटेगरी में लगाना हो तो सेवरल लगाएंगे। अब वेरियस का मतलब होता है विविध प्रकार के या डिफरेंट काइंड्स ऑफ। यह भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है। दोनों ही किस में आए? काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखना, देर आर वेरियस वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को हल करने के कई तरीके हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरी की बात की गई है कि कई प्रकार के तरीके हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरी। अगर सेम कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें सेवरल लगा दो, डिफरेंट कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें वेरियस लगा दो। दोनों का अर्थ थोड़ा थोड़ा भिन्न है। सेवरल का अर्थ होता है कुछ या काफ़ी या कई, लेकिन वेरियस का अर्थ होता है विविध प्रकार के। आप तो दोनों के मीनिंग याद रख लेना, प्लस याद रख लेना, अगर सेम कैटेगरी की बात करेंगे तो सेवरल लगा देंगे, अगर डिफरेंट कैटेगरी की बात करेंगे तो वेरियस लगा देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनफ। इनफ का मीनिंग याद रखो आप तो। इनफ यानी होता है पर्याप्त, यानी जितना ज़रूरी है उतना। इनफ यानी क्या होता है? पर्याप्त, जितना ज़रूरी है उतना। रूल नंबर फर्स्ट देखना इसका, इनफ के बाद में नाउन, यानी ये नाउन से पहले आता है। देखो, वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन। फूड क्या है? नाउन है। इनफ का अर्थ क्या है? पर्याप्त है। तो ये नाउन से पहले आ रहा है। दूसरा देखो, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ आता है, यानी ये नाउन से तो कहाँ पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब के ये बाद आता है। दोनों नियम याद रखना, ये जो इनफ होता है वो नाउन के तो पहले आता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आता है। देखो, दिस बैग इज़ बिग इनफ फॉर ऑल बुक्स। तो बैग बिग क्या है? यहाँ बिग एक एडजेक्टिव है, उसके बाद में क्या आया? इनफ आया। लेकिन यहाँ क्या था? पहले वाले में फूड, फूड नाउन था, उससे पहले क्या आया? इनफ आया। तो नाउन के पहले इनफ लगाएंगे और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में इनफ लगता है। अब बात करते हैं इनफ लगाएंगे कहाँ? तो जहाँ पर्याप्त के बारे में कोई भी बात की जाएगी वहाँ लगाएंगे इनफ। यहाँ अर्थ निकलेगा पर्याप्त, यानी जितना ज़रूरी है उतना। देखो, दिस बैग इज़ बिग इनफ फॉर ऑल बुक्स। ये बैग है वो सभी बुक्स को रखने के लिए पर्याप्त है। तो पर्याप्त का अर्थ निकल रहा है, वहाँ क्या लगा देंगे? इनफ। लेकिन याद रखना, नाउन से तो पहले आता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में आता है। आगे चलते हैं। अब एक होता है मोर। मोर का अर्थ क्या होता है? मोर का अर्थ होता है अधिक और, यानी किसी वस्तु की मात्रा या संख्या में बढ़ोतरी दिखाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं। मोर का अर्थ होता है अधिक और, यानी किसी वस्तु की मात्रा या संख्या में बढ़ोतरी दिखाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं।
मोर का प्रयोग क्वांटिटी या नंबर दोनों के लिए होता है। ये कंपैरेटिव फॉर्म में भी एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले लगता है। यानी ये कंपैरेटिव फॉर्म यानी कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब जो डिग्री आती है उसके पहले क्या लगता है, मोर लगता है। जैसे ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है लेकिन उसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं। क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले लगता है। अब देखो, मोर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल दोनों नाउन के साथ आता है। दोनों के साथ आता है तो आपको उतना याद नहीं रखना, लेकिन याद क्या रखना था, मोर का अर्थ याद रखो, अधिक, यानी ये बढ़ोतरी दिखाने के लिए यूज होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव में मोस्ट का और कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग होता है। अब मोर को लेकर कुछ कॉमन फ्रेजेज हैं जिनमें मोर का डायरेक्ट प्रयोग होता है, देख लो आप। एक तो होता है मोर एंड मोर, तो इसमें होता है लगातार अधिक। यानी देखो, प्राइस आर राइजिंग मोर एंड मोर, कीमतें क्या लगातार बढ़ रही है। तो मोर एंड मोर का प्रयोग कहाँ होता है, लगातार अधिक। प्राइसेस आर राइजिंग मोर एंड मोर फिक्स फ्रेज है। एक होता है नो मोर, नो मोर का अर्थ होता है अब और नहीं। आई वॉन्ट नो मोर एक्सक्यूज, अब मुझे और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। तो नो मोर का अर्थ होता है अब और नहीं। आई वॉन्ट नो मोर एक्सक्यूज। एक मच मोर होता है, मच और मोर दोनों का एक साथ प्रयोग होता है तो बहुत अधिक। दिस जॉब नीड्स मच मोर पेशेंस, तो मच मोर का भी कर सकते हैं जब बहुत अधिक की बात हो। तो मोर का हम समझ चुके हैं। मोर का अर्थ होता है अधिक, यानी किसी संख्या में बढ़ोतरी दिखाता है। कुछ फिक्स फ्रेज है। मोर एंड मोर का अर्थ होता है लगातार अधिक। नो मोर का अर्थ होता है अब और नहीं। और मच मोर का अर्थ होता है बहुत अधिक। दिस जॉब नीड्स मच मोर पेशेंस। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हैं। चार होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज। ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहलाते हैं। ये बहुत कम पूछे जाते हैं वैसे तो, फिर भी देखते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, दिस यानी क्या होता है, यह है। दैट यानी क्या होता है, वह है। हम हमेशा से पढ़ रहे हैं दिस और दैट। दिस यानी यह है, दैट यानी वह है। दोनों ही एक वचन है। और नज़दीक की वस्तुओं के लिए बात करते हैं तो दिस, और दूर की वस्तुओं के लिए दैट लगाते हैं। जैसे कहते हैं दिस इज़ माई कार, यानी दिस यानी दिस तो लगाते हैं पास की वस्तुओं के लिए, और दैट लगाते हैं दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे बोल कर देखना, दिस यानी यह है, यानी पास में है। दैट यानी वह है, यानी दूर है। दिस यानी यह है, यानी पास है। दैट यानी वह है, यानी दूर है। बोल के देखना, अपने आप पता चल जाएगा आपको। फिर देखो 3 और 4 में देखना, दीज और दोज, ये इसी का रूप है। दिस का बहुवचन तो होता है दीज, दैट का बहुवचन होता है दोज। दीज यानी ये है, दोज यानी वे है। ये दोनों बहुवचन हैं। और नज़दीक की वस्तुओं के लिए तो दीज लगाएंगे और दूर की वस्तुओं के लिए दोज लगाएंगे। देखना, दिस दैट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं, एक वचन है। एग्जाम्पल देखना, दिस गर्ल इज माई सिस्टर। और दीज दोज के साथ प्लूरल वर्ब आता है, दो चेयर आर ब्रोकन। देखो, दोज के बाद चेयर्स आ रहा है, यहाँ दिस के बाद में गर्ल आ रहा है। तो दिस और दैट तो क्या थे, एक वचन थे। दीज और दोज क्या हैं, बहुवचन हैं। तो दिस और दिस का बहुवचन होता है दीज, दैट का बहुवचन होता है दोज। दिस और दीज तो पास की वस्तुओं के लिए, दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए। दोनों याद हो गए होंगे आपके। अब देखते हैं, एक वाक्य देखना आप, दिस फर्नीचर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब इसमें देखो, फर्नीचर के पहले क्या लगाया हमने, दिस। क्या हम इसके पहले दीज लगा सकते थे, देखो दीज फर्नीचर हम लगा देते, या हम लिखते कि दीज फर्नीचर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वो गलत हो जाता क्योंकि फर्नीचर का कोई प्लूरल नहीं होता। हम समझ चुके हैं कि दिस दैट दोनों एक वचन होते हैं, दीज दोज बहुवचन होते हैं। दिस और दीज पास की वस्तुओं के लिए, दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए। लेकिन एक वाक्य आया, दिस फर्नीचर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल सही वाक्य है कि ये फर्नीचर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन मान लो एक वाक्य आता, दीज फर्नीचर इज वेरी, यानी दीज फर्नीचर आर वेरी एक्सपेंसिव। क्या ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता। यानी फर्नीचर के आप एस लगाते हो तो यह गलत बात है, फर्नीचर के एस नहीं लगता।
समझ चुके होंगे। अब मैं कुछ वर्ड बताता हूँ आपको, ऐसे वर्ड जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगता, यानी उनका हमेशा सिंगुलर एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है, उनका बहुवचन हम नहीं बना सकते। ऐसे वर्ड देखना आप, एक तो होता है फर्नीचर, फर्नीचर में कभी एस या ई एस नहीं लगेगा। एक होता है लगेज, लगेज भी सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। एक होता है बगेज, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है एडवाइस, एक होता है न्यूज। अब देखो न्यूज़ में एस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही होता है। और एक होता है नॉलेज, नॉलेज में भी एस नहीं लगता। एक सीनरी होता है, एक पोइट्री होता है, एक वर्क होता है, एक मशीनरी होता है। ये वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग में होते हैं। इनके साथ कभी भी इनको बहुवचन नहीं बना सकते, इनके एस या ई एस नहीं लगता। एक बार दोबारा देख लेना, फर्नीचर, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, नॉलेज, सीनरी, पोइट्री, वर्क, मशीनरी। लेकिन जब हम मान लो फर्नीचर को बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं टू पीस ऑफ फर्नीचर, एन इम्पोर्टेंट पीस, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बहुवचन बनाया टू पीस ऑफ फर्नीचर, लेकिन इनके एस या ई एस नहीं लगता है। आगे चलते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं, एक तो होता है लिटल, एक होता है फ्यू। लिटल के भी तीन होते हैं, फ्यू के भी तीन होते हैं। जैसे एक तो लिटल होता है, एक ए लिटल होता है, एक द लिटल होता है। इसी प्रकार फ्यू होता है, ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो लिटल, ए लिटल या द लिटल का प्रयोग कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। याद रखना, जिनकी गिनती नहीं होती उनके साथ का इसका प्रयोग करेंगे लिटल, यानी वाटर हो गया, मनी हो गया, टाइम हो गया, शुगर हो गया, सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। यानी लीटर क्या करेगा, मात्रा को मापने का काम करेगा, यानी लीटर बताएगा कि कितनी मात्रा है। यानी ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और फ्यू देखो, फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, यानी गिनने योग्य बहुवचन संज्ञाओं के साथ। यानी जिसको गिन सकते हैं वो हमेशा बहुवचन में लिखी जाएगी, तो काउंटेबल के साथ करते हैं फ्यू का प्रयोग। जैसे बुक्स हो गई, फ्रेंड्स हो गई, एप्पल्स हो गए। तो दोनों को याद रखना, लिटिल का प्रयोग तो होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के साथ। यानी गिनने योग्य के साथ तो हमेशा फ्यू लगा दो, और मात्रा की बात करें तो अनकाउंटेबल हो तो आप लिटिल का प्रयोग करो। अब लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, उनकी बात करते हैं हम। पहले देखो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में क्या लगाते हैं हम, फ्यू लगाते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन देखना, फ्यू बॉयज नो द ट्रूथ, बहुत कम लड़के जानते हैं। ए फ्यू बॉयज हेल्पड मी, कुछ लड़कों ने मेरी मदद की। द फ्यू बॉयज आई नो आर काइंड, जो थोड़े से लड़के मुझे जानते हैं वे अच्छे हैं। क्या आ रहा, ये तो फ्यू की बात हो गई, यानी क्या आ रहा था, बॉयज आ रहा था तीनों में, तो ये होते हैं गिनने योग्य। तो इसमें तो फ्यू का प्रयोग कर दिया, चाहे वो फ्यू लगाया, ए फ्यू लगाया या द फ्यू लगाया। इसी प्रकार अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो लिटिल होप वाज लेफ्ट, थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं बची। ए लिटिल होप इज स्टिल देयर, थोड़ी उम्मीद अब भी है। द लिटिल होप वी हैड इज गॉन, जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी चली गई। यानी इसमें जो होप है, ये होप अनकाउंटेबल है, तो लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल का प्रयोग कर दिया। आप इतना तो समझ चुके हैं कि काउंटेबल के साथ तो फ्यू और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो आप देखो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फ्यू और लिटिल हमने पढ़ चुके हैं। अब देखो फ्यू का अर्थ क्या होता है, फ्यू का अर्थ होता है लगभग नहीं, यानी कुछ भी नहीं। यानी लिटिल का अर्थ होता है लगभग नहीं, लेकिन ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा कुछ, और द फ्यू का अर्थ है जो थोड़े हैं, ये अर्थ निकलता है इनका। अगर लगभग नहीं का यानी नथिंग का अर्थ दे तो आप फ्यू लगा दो या लिटिल लगा दो। और जब कुछ की बात करें, कुछ है तो आप एक का प्रयोग कर दो। अगर स्पेसिफिक समथिंग यानी जो थोड़े हैं ऐसा कोई अर्थ निकले तो आप द लिटिल या द फ्यू लगा दो। अब लगाना तो वही है, काउंटेबल के साथ फ्यू लगा देना, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल लगा देना। लेकिन लगभग नहीं की बात करें तो फ्यू या लिटिल आएगा, कुछ है की बात करेगा तो फ्यू या ए लिटिल आएगा, और जो थोड़े हैं उनकी बात करेगा तो द फ्यू या द लिटिल आएगा। वैसे देखना, लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, यानी प्लूरल वर्ब आएगी।
अब इसमें देखना, फ्यू बॉयज़ नो द ट्रूथ, बहुत कम लड़के जानते हैं। यानी फ्यू का प्रयोग कब कर दिया हमने, जब बात नथिंग की हो रही है, यानी बहुत कम की बातें हो रही है, यानी न के बराबर लड़के मुझे जानते हैं। लेकिन ए फ्यू बॉयज़ हेल्प मी, यानी कुछ लड़कों ने मेरी मदद, यानी इसके अंदर कुछ की बात हो रही है। लेकिन देखना, द फ्यू बॉयज़ आई नो आर काइंड, जो थोड़े से लड़के हैं वो मुझे जानते हैं, तो इसमें द इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो थोड़े से हैं वैसा कोई भावार्थ निकल रहा है। तो आप समझ चुके हैं, फ्यू और लिटिल का प्रयोग करते हैं, लगभग नहीं का आंसर आए वहाँ, लेकिन कुछ की बात करें तो ए फ्यू या ए लिटिल लगा देंगे, लेकिन जो थोड़े से हैं ऐसी कोई अर्थ निकले तो वहाँ द फ्यू या द लिटिल लगा देंगे। और काउंटेबल के साथ हमेशा फ्यू आएगा, जहाँ गिन सकते हैं, अगर नहीं गिनने वाली चीज़ें हैं तो लिटिल आएगा। अब हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन आपको तो वहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपको 4 ही मिलेंगे। मान लो अगर लिटिल और ए लिटिल का पूछा, या लिटिल और फ्यू में से आपको पूछेगा, तो वो तो एक तो लिटिल दे देगा, एक फ्यू दे देगा, तो 2 ऑप्शन तो यही आ गए, 2 अलग आने हैं। तो आपको ऑप्शन तो सिर्फ 4 ही आने हैं। जैसे लिटिल और फ्यू आ गया तो आप देखोगे कि काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है, तो एक ऑप्शन तो वहाँ कट गया। मान लो मैनी और मच आ गया तो आप देखोगे मच मात्रा बताता है, मैनी बहुवचन बताता है जो काउंटेबल होता है, तो उसमें से एक कट गया। उस आधार पर वहाँ तो ऑप्शन 4 ही आने हैं, लेकिन हमें याद तो सारे करने हैं। लेकिन उन चारों को जब हम काटना स्टार्ट करेंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और इसके बारे में बहुत कुछ हमने आज पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता अब भी डिटरमाइनर का कोई शब्द ऐसा होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते और आपका कोई प्रश्न गलत होने के चांस होंगे। इनको आप दोबारा देख लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं होता है। अब जैसा कि हमने बात की थी, हर वीडियो के लास्ट में हम जो ग्लोसरी वर्ड है, परिभाषिक शब्दावली है, उसके कुछ शब्दों की बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो आज ए वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड लेके आए हैं। ए में देखो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो पहली स्लाइड है उसमें सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। देखना, अबेंडमेंट यानी क्या होता है, परित्याग या कमी। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। अब्रिविएशन क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपण होता है। अबोलिशन क्या होता है, उन्मूलन या समाप्ति होता है। अब्रिज यानी भी क्या होता है, संक्षेप करना। अबस्ट्रैक्ट यानी होता है सार। अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग। अकेडमिक काउंसिल का अर्थ होता है विद्या परिषद। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है प्राप्ति पत्र या स्वीकृति। एडजोर्न का अर्थ होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है पंच फैसला। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन। और अप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है विनियोजन। इधर देखना, अप्रीप्रिएशन यानी प्रशंसा। अपेंडिक्स यानी होता है परिशिष्ट। एज्यूम यानी होता है कल्पना करना या अनुमान लगाना। एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। असेंट यानी होता है अनुमति। और असेट्स यानी होता है परिसंपत्ति। ये वो वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक बार और देख लेते हैं। अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी। अब्रिविएशन होता है संक्षेप या संक्षेपण। अबोलिशन होता है उन्मूलन या समाप्ति। अब्रिज होता है संक्षेप करना। अबस्ट्रैक्ट होता है सार। अब्यूज यानी दुरुपयोग। अकेडमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद। एक्नॉलेजमेंट यानी प्राप्ति पत्र या स्वीकृति। एडजोर्न यानी होता है स्थगित करना। एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन। आर्बिट्रेशन होता है पंच फैसला। अप्रूवल होता है अनुमोदन। अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन। दोनों को याद रखना, अप्रूवल यानी अनुमोदन, अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन। और अप्रिसिएशन यानी होता है प्रशंसा। अपेंडिक्स यानी होता है परिशिष्ट। एज्यूम यानी होता है कल्पना करना, अनुमान लगाना। एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति। असेंट होता है अनुमति। और असेट्स होता है परिसंपत्ति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद हो चुके होंगे क्योंकि हम कल भी पढ़े थे, आज दोबारा पढ़े हैं, आगे फिर पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ कम इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। एबिलिटी यानी योग्यता होता है। अब नॉर्मल यानी असामान्य होता है, क्योंकि नॉर्मल यानी सामान्य होता है, तो अब नॉर्मल यानी असामान्य होता है। अब्सेंस यानी अनुपस्थिति होता है। अब्सेंट स्टेटमेंट यानी अनुपस्थिति पत्रक होता है। अकेडमिक यानी शैक्षणिक या अकादमिक होता है। अकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष होता है। एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना। एक्टिंग यानी कार्यकारी होता है। एक्शन यानी होता है कार्यवाही। और एक्टिविटीज होता है क्रियाकलाप या गतिविधियाँ। एडिशनल होता है अतिरिक्त। एड होक होता है तदर्थ।
आगे देखना, अपीयर यानी होता है उपस्थित होना या प्रकट होना। अप्लीकेंट आवेदक होता है। अप्लाई यानी आवेदन करना। अप्लाइड यानी व्यवहारिक। और अपॉइंटी यानी होता है नियुक्त व्यक्ति, जो नियुक्ति पाने वाला है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है यानी नियुक्ति अधिकारी कौन है। अपॉइंटमेंट होता है नियुक्ति। एरियर यानी होता है बकाया। दुर्घटना है एक्सीडेंट। अकाउंट यानी लेखा हिसाब। एडमिसिबल यानी स्वीकार्य या ग्राह्य, ये अच्छा है। एडमिसिबल होता है स्वीकार्य या ग्राह्य। अमाउंट यानी राशि। एनुअल यानी वार्षिक। एज फॉलोज यानी निम्नलिखित। और एसोसिएशन यानी संघ। जो पहले पढ़े पहली स्लाइड वाले सारे इंपॉर्टेंट थे, ये कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इनको भी एक बार पढ़ चुके हैं। अब हमने आज डिटरमाइनर पढ़ा, उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटल और फ्यू की। लिटल और फ्यू क्या होते हैं। फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू का अर्थ होता है लगभग नहीं, और ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ है, और द फ्यू का होता है जो भी थोड़े हैं। यानी फ्यू यानी बिल्कुल नकारात्मक अर्थ देता है, ए फ्यू यानी कुछ है, और द फ्यू यानी जो थोड़ा सा है। तो फ्यू का प्रयोग काउंटेबल यानी गिनने योग्य के साथ, और लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल यानी नहीं गिनने योग्यों के साथ, यानी मात्रा बताता है। दिस दैट दीज दोज के बारे में भी हमने पढ़ा था। दिस यानी यह है, दैट यानी वह है, दीज यानी यह है, और दोज यानी वह है। तो दिस और दैट तो पास की वस्तुओं के, दिस तो पास की वस्तुओं के लिए, दैट दूर की वस्तुओं के लिए। दिस का बहुवचन दीज है जो पास की वस्तुओं के लिए, दैट का बहुवचन दोज है जो दूर की वस्तुओं के लिए। मोर का अर्थ पढ़ा था। मोर का अर्थ होता है अधिक, यानी ये बढ़ोतरी दिखाने के काम करता है। जैसे मोर एंड मोर का अर्थ होता है लगातार अधिक। नो मोर का अर्थ होता है अब और नहीं। मच मोर का अर्थ होता है बहुत अधिक। सेवरल का अर्थ पढ़ा था हमने कुछ या काफ़ी या कई। वेरियस का अर्थ पढ़ा था विविध प्रकार के। सेवरल में हम सेम कैटेगरी की बात करेंगे, जबकि वेरियस में हम डिफरेंट कैटेगरी की बात करेंगे। और इनफ यानी होता है पर्याप्त। इनफ नाउन के तो पहले लगता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में लगता है। मच, मैनी और ए लॉट ऑफ की बात की थी। मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, अनकाउंटेबल की बात करेंगे। नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य में लगाएंगे जब सिंगुलर वर्ब आएगी। और मैनी का प्रयोग काउंटेबल में करेंगे, वही नेगेटिव और कंजक्यूशन में करेंगे जब प्लूरल वर्ब आएगी। और वैसे पॉजिटिव की बात करें तो ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो काउंटेबल जहाँ गिनने योग्य बात हो तो मैनी लगा देंगे, लेकिन बिना गिनने योग्य बात होगी तो मच लगाएंगे। मच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ईच और एवरी की बात की थी। ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक होता है। अब ईच का प्रयोग करते हैं दो या अधिक के लिए, मिनिमम दो होने चाहिए। एवरी का प्रयोग करते हैं तीन या अधिक के लिए, मिनिमम तीन होनी चाहिए। इसमें जब ईच का प्रयोग करते हैं जब अलग अलग देखते हैं और उसमें पूरे समूह की बात की जाती है। ईच सिंगुलर होता है, वो भी सिंगुलर वर्ब आती है, उसमें भी ईच के साथ ऑफ लगा सकते हैं, जबकि एवरी ऑफ कुछ नहीं होता। इसमें कभी कभी या कभी नहीं का भाव आता है, जबकि इसमें एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर यानी नियमितता की बात की जाती है। ईच ऑफ द टू सेंटेंस यानी दो की बात करता है तो ईच लगाएंगे। एवरी 5 मिनट्स दो से ज़्यादा की बात करता है तो एवरी लगाएंगे। इसमें व्यक्तिगत ध्यान रखा जाता है, जबकि इसमें समूह पर ध्यान दिया जाता है। तो ईच और एवरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइदर और नाइदर, आइदर यानी दोनों में से कोई एक पॉजिटिव अर्थ देगा, नाइदर यानी दोनों में से भी कोई नहीं। आइदर और नाइदर दोनों के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आता है, क्योंकि एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। बोथ का अर्थ होता है दोनों, बोथ में दो लोगों के लिए होता है, न कि तीन या अधिक के लिए, जैसे बोथ ऑफ टू प्लेयर्स। और नन का अर्थ होता है कोई नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे नन ऑफ द फूड वाज इटन। तो बोथ का अर्थ था दोनों, नन का अर्थ था कोई भी नहीं। आल का अर्थ था सभी। आल के बाद नाउन आता है, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। नाउन से पहले आल ऑफ वाला हमने नियम पढ़े ही हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था सम और एनी। अगर पॉजिटिव वाक्य है तो सम लगा दो, लेकिन उसमें कोई भी की बात कर रहा है तो हम एनी भी लगा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य है तो उन दोनों में एनी का प्रयोग होगा, कभी सम का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन प्रश्नवाचक और नेगेटिव वाक्य में ऑफर या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है और उसमें हाँ उत्तर की अपेक्षा करते हैं तो उसमें सम का प्रयोग करते हैं, एनी का नहीं। और कंडीशनल सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, सम का नहीं। और मीनिंग एनी एनी होता है कुछ,
यानी सम यानी तो होता है कुछ, और एनी यानी होता है कोई भी, बिल्कुल भी नहीं। देख लो, पॉजिटिव वाक्यों में यूज करेंगे सम का, नेगेटिव और क्वेश्चनवाचक वाक्यों में करेंगे एनी का प्रयोग, लेकिन ऑफर और रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो सम का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंडीशन की बात करेंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे। आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार आज हमने सम, एनी, मच, मोर, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा की है। और विस्तार से चर्चा के साथ साथ ही हमने इनको बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। मुझे लगता है अब आपको डिटरमिनर आसानी से समझ आ गए होंगे। जब इनको प्रश्नों को करेंगे तब आपके और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। इन क्लासों को आप एक दो बार देखोगे तब आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा उसमें तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन आएंगे, तब आपको तो वो 4 को ही याद करना पड़ेगा कि इनके क्या नियम हैं, उनके अनुसार उनको काटते जाना, तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? जो हम लास्ट में जो ग्लोसरी वर्ड लेके आए थे वो हमने एक नया ट्राई किया है, वो आपको कैसा लगा? इन सब के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्लास कैसी लगी? कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, किसी चीज़ का रूल जैसे सम, एनी, लिटिल, फ्यू, किसी का भी नियम हो जो आपको समझ से बाहर है या दोबारा समझना हो, आप वो कमेंट कर सकते हैं। जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसके साथ पहले उसकी चर्चा कर लेंगे। वैसे आपको आज की शानदार क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।